युग में आप सभी का स्वागत है। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। कहानी के पहले भाग में हम यहाँ तक सुने थे कि रायचरण कलकत्ता छोड़ गांव चला जाता है और जितने भी पैसे उसके पास होते हैं वो सब अपने बच्चे को देकर कहता है, मैं गांव जा रहा हूँ और किसी भी चीज़ की चिंता मत करना। आइए इसके आगे की कहानी सुनते हैं। रायचरण सीधे उस जगह पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर थे। उनकी कोई और संतान नहीं थी, इसके लिए उनकी पत्नी हमेशा चिंता में रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से लौटकर अपनी कुर्सी पर बैठे थे और उनकी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए बाजार से जड़ी बूटियां खरीद रही थी। कई दिनों बाद अपने बूढ़े नौकर रायचरण को देखकर वह हैरान रह गई। पुरानी सेवाओं को याद करके उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने पूछा, क्या तुम फिर से नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू ने रायचरण की आवाज़ सुनी तो कमरे से बाहर आ गए। रायचरण का चेहरा देखकर उनके दिल का पुराना घाव फिर से भर आया और उन्होंने मुंह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू से कहा, सरकार, आपके बेटे को पराये ने नहीं बल्कि मैंने ही चुराया था। अनुकूल बाबू चौंक कर बोले, तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा बेटा सच में जिंदा है? उनकी पत्नी घबराकर बोली, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप धैर्य रखें, आपका बेटा मेरे ही पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने उत्तर दिया, मैं उसे परसों ले आऊँगा। रविवार का दिन था। जज साहब घर पर बेचैनी से रायचरण की राह देख रहे थे। कभी कमरे में टहलते तो कभी कुर्सी पर जा बैठते। आखिरकार सुबह 10 बजे रायचरण अपने बच्चे का हाथ पकड़कर कमरे में आया। अनुकूल बाबू की पत्नी उस बच्चे को देखते ही पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ी और उसे जोर से गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कभी वह उसे प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसका चेहरा देखती। वह बच्चा बहुत सुंदर था और उसके कपड़े भी काफ़ी अच्छे थे। अनुकूल बाबू का दिल भी पिता के प्रेम से भर गया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी कानूनी सोच हावी हो गई। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका क्या प्रमाण है कि ये बच्चा मेरा ही है? रायचरण ने कहा, सरकार, इसका प्रमाण मैं क्या दूं? इस बात को तो केवल भगवान ही जानते हैं कि मैंने ही आपका बेटा चुराया था। अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी उस बच्चे को गले से लगाए हुए है, तो उन्हें लगा कि प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अलावा उन्हें ये भी लगा कि रायचरण जैसे गंवार के पास इतना सुंदर बच्चा कहाँ से आ सकता था। वह झूठ भी क्यों बोलेगा? लेकिन तभी उन्हें अपने बूढ़े नौकर की बेईमानी याद आ गई और वह सख्त लहजे में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस लेकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी नहीं रखेगा। भगवान के लिए मुझे अपने दरवाजे पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो ना, हमारा क्या नुकसान है? हमारा बच्चा भी इसे दिखकर खुश ही रहेगा। लेकिन अनुकूल बाबू का गुस्सा बढ़ गया। वह बोले, नहीं, इसका अपराध माफ नहीं किया जा सकता। रायचरण ने उनके पैरों में गिर कर कहा, सरकार, मुझे मत निकालिए। मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया था। अनुकूल बाबू को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। वह बोले, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कोई अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू गुस्से से बोले, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने सिर झुका लिया और कहा, मेरे भाग्य का। लेकिन अनुकूल बाबू, जो पढ़े लिखे इंसान थे, भाग्य में विश्वास नहीं करते थे। उस बच्चे को जब पता चला कि वह एक अमीर व्यक्ति का बेटा है, तो उसे रायचरण पर गुस्सा आया कि उसने उसे इतने दिनों तक कष्ट में रखा। फिर उसे रायचरण पर दया भी आ गई। उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसे माफ कर दीजिए। अगर आप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसे कुछ पेंशन दे दीजिए। रायचरण अपने बेटे को आखिरी बार देखकर चुपचाप अनुकूल बाबू की कोठी से बाहर चला गया। महीने के अंत में अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव में कुछ पैसे भेजे, लेकिन मनी ऑर्डर वापस आ गई, क्योंकि गांव में अब उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। वैसे तो ये कहानी यहीं खत्म होती है, पर इसके ऐसे कई सवालात हैं जिसका जवाब इस कहानी में नहीं है। कहते हैं ना, कई सवाल के जवाब ना मिले तो ही अच्छा होता है। आप सुन रहे थे कहानी अनमोल भेंट।